जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ, दुनिया में बहुत लोग हैं जो ये समझते हैं कि ये जो जेन ज़ी है, ये कॉकरोच है और इनको बात करने नहीं आती, कोई तहज़ीब नहीं है, शाइस्तगी नहीं है और नालायक हैं, कोई पढ़े लिखे नहीं हैं, ना मुँह धोते हैं, ना नहाते हैं, ना इनके सोने का कोई टाइम है, ना कोई उठने का टाइम है, ना बिहेव करने का टाइम है। हर वक्त मोबाइल के अंदर घुसे रहते हैं और उससे बाहर ही निकलते। बहुत लोग हैं दुनिया में जो ये समझते हैं। पहले मैं समझता था शायद मैं अकेला हूँ और ये जो बाकी लोग बात करते हैं जैसे फाइज वगैरह, इनकी तादाद ज़्यादा है। लेकिन मुझे आज ये जान के खुशी हुई कि मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि दुनिया की एक और बड़ी शानदार शख्सियत जिसका नाम कंगना रनावत है और ये एक्ट्रेस है इंडिया की, बीजेपी के साथ बहरहाल इनका ताल्लुक भी है। और उन्होंने भी इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी एक स्टोरी लगाई है और उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये जो कॉकरोच हैं, जो खुद ही अपने आप को कॉकरोच कहते हैं, जेनजी, ये बड़ा बदबूदार किस्म के लोग हैं, बड़ा इन्होंने गंद फैलाया हुआ है और ना इनको कोई तहजीब है, ना इनकी कोई शाइस्तगी है। जो इन्होंने थिएटर लगाया दिल्ली के अंदर, उससे पूरे इंडिया की बेइज्जती हुई पूरी दुनिया के अंदर। और वो एक बदबूदार किस्म का इंडिया इन्होंने दिखाया और इन्होंने वहाँ पे बड़ी बदबू फैलाई और इनकी जो गुफ्तगू है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, वगैरह वगैरह। और साथ ही उसने कहा ये जो जेनजी है ना, ये बेसिकली गटर जनरेशन है, तो उसके ऊपर खासा शोर हुआ है। मैं भी ये समझता हूँ कि अल्फाज ज़रा थोड़े से सख्त हैं, इस तरह नहीं होने चाहिए थे। लेकिन इसके बावजूद ये हकीकत भी है कि ये जो जेंजी है, ये रियलिटीज़ को नहीं अंडरस्टैंड करती और ये घर में बैठे-बैठे ही कोई इंकलाब लाना चाहती है और ऐसा इंकलाब लाना चाहती है कि जिससे हर चीज़ तहस-नहस हो जाए। लेकिन जो नई चीज़ बननी है, वो कौन बनाएगा? ये भी एक बड़ा बल्कि बड़ा पुराना सा सुनाएँगे कि इसका बाप बनाएगा। वो ज़ाहिर है, बाप को तो उन्होंने निकाल दिया ना, साइड पे कर दिया, तो बनाएगा कौन? नहीं जी, फाइज़ साहब अच्छा, बताएँ, अब तो कंगना देखिए रनावत भी कह रही। मैं देखिए फिर भी अभी भी जेन जी के हक में खड़ा हूँगा। मैं वैसे तो मिलेनियल हूँ, उनसे थोड़ा सा बड़ा हूँ, पर मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है छोटों के हक में खड़ा होना। देखिए, अगर दुनिया के डायनामिक्स देखें आप, तो दुनिया में इस वक्त 2 अरब आबादी जो है वो जेन जी की है। ठीक है। अगर ग्लोबल वर्कफोर्स को ही आप सिर्फ उठा लें तो 45% ग्लोबल वर्कफोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो हुँ, जेन जी है। और हुँ, बाकी वर्कफोर्स बड़ी स्पीड से कम होती जा रही है, यानी कि हुँ, अगले 5-7 साल के अंदर ये 50% को क्रॉस कर जाएगी, जिन्हें हम नाकारा कहते हैं। हुँ, हुँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि ये निकम्मी जनरेशन जो है ये कर क्या क्या रही है। ठीक है, अच्छा, आप जितने अभी स्पोर्ट्स के अंदर मेडल्स देख रहे हैं, सब जेन जी ला रही है। ठीक है। आप कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, आप ओलंपिक्स की बात करें, तो जितने पार्टिसिपेंट्स हैं जेन जी नहीं, वो है। ठीक है, उनकी उम्र आप ऐसी है ना, लेकिन वो इंटरनेट पे तो नहीं बैठे रहते, वो सोशल मीडिया के ऊपर तो देखिए, नहीं। ये तो एक पर्सपेक्टिव बनाया हुआ है कि सारे सोशल मीडिया पे बैठे हुए होते हैं। इस तरह से बिल्कुल नहीं है। आप पाकिस्तान की आईटी की इंडस्ट्री को देख लें, हुँ, फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान टॉप 5 में आता है। अच्छा, और 3 अरब से ज़्यादा की इनकी आईटी की एक्सपोर्ट्स हैं। इसमें आपकी फ्रीलांसिंग के अंदर 90% जो लोग हैं, जो बच्चे काम कर रहे हैं, जिनके पास अभी सहूलियात भी नहीं है, ना हुँ, इंटरनेट है उनके पास, ना बिजली है, ना पेमेंट गेटवे है, ना ही कोई और फैसिलिटी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हुई है, उसके बावजूद ये बच्चे बैठ के इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़, आप हंगो में, बलोचिस्तान में, आप अफगानिस्तान बॉर्डर पे जितने भी फौजी वर्दी पहन के शहीद हो रहे हैं, आप अगर उनकी कब्रों में भी झांकेंगे तो आपको 20 से 30 साल की एज के मिलेंगे। हुँ, वो सब जेन जी है, हुँ, जिसे हम बैठ कर सिर्फ उस पर तबसरे करते हैं या हम उसे सिर्फ डिसरिगार्ड कर देते हैं, लेकिन ये सब बच्चे जेन जी हैं। हुँ, दूसरी बात जो कंगना रनौत ने भी की, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बहुत बदतमीज हैं, हुँ। इन्हें बात करने का सलीका नहीं है या नाकारा है। तो सवाल सबसे बड़ा तो ये बनता है कि पिछले 40 साल से इस सारे निज़ाम को बनाने का ये स्टीयरिंग किसके हाथ में बहुत था? अच्छा, हम पे डाल दो। डाल दो, डाल दो। देखिए, बहुत हमारे अच्छे से। उस्ताद जो थे वो भी इसी जनरेशन से थे, बड़ी जनरेशन से। हमारे मुहाफिज बड़ी जनरेशन से थे, हुँ, जिन्होंने पॉलिसी लिखी वो हुँ। सब बड़े थे। यानी अगर पॉलिटिशियन। देखें, एजुकेट नहीं किया गया किसी हुँ, बच्चे हुँ, को तो हुँ। सवाल सिर्फ बच्चे से तो नहीं बनता। यानी एटिकेट्स जो है ना, सिखाना हमारी देखिए, ज़िम्मेदारी बिल्कुल थी। बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी हमने थी। भी सीखे हैं, आप लोगों को भी सीखना चाहिए था। ये देखिए, क्या बात आप हुई? लोगों ने अपनी बड़ी जनरेशन से सीखे, हुँ, वो उन्होंने पास डाउन जो चीजें की वो आप लोगों में आई। हुँ। इसी तरह से जब आपसे नेक्स्ट जनरेशन आई तो आप लोगों ने पास डाउन की। अब जेन जी जो है, उन्हें भी किसी ने तो पास डाउन की है, या नहीं, एजुकेशन सोशल मीडिया ने, सिस्टम ने। ये सोशल मीडिया ड्रिवन है। मैं देखें, फिर इसके ऊपर मुझे अगेन एतराज़ है। सोशल क्योंकि जब मीडिया। सोशल मीडिया में घुसे रहेंगे, कार्टून देखते हाँ रहेंगे, जी, कार्टून आपको स्लैंग सिखाएँगे, कार्टून आपको बिल्कुल। मिसबिहेव करना सिखाएँगे तो और जो वीडियोज़ और ऑडियोज़ बन रही हैं, जो वो उसी एक पे फैमिली बिलॉगिंग्स है, बिल्कुल उसके ऐसे अंदर है। देख लो बिलॉगिंग बिल्कुल। के अंदर क्या हो रहा है उस देखें, वक़्त। अगेन सवाल यही है कि इंटरनेट या सोशल मीडिया किसने बनाया? जेन जी ने नहीं बनाया। वो विक्टिम है उसका, हुँ, जेन जी जो है। हुँ, यहाँ पे जो कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है, जो कंटेंट वो कंज्यूम कर रहे हैं, वो भी जेन जी तो नहीं बना रही कंटेंट। हुँ। कंटेंट जो है वो बड़ी जनरेशंस बना रही हैं। वो विक्टिम है, मैं उन्हें विक्टिम मानूंगा कि हम लोगों ने कोई डिजिटल पॉलिसी नहीं इंप्लीमेंट की, हम लोगों ने इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं रखा, हम लोगों ने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर नहीं किया। ये सब हमारी जिम्मेदारियां थी, उन्हें नहीं। ये पहली जनरेशन है जो इंटरनेट के बगैर उसने जिंदगी अच्छा, ही नहीं वैसे वैसे गुजारी। आप ना सबको बताओ कि आप सारे छोटे थे और हम हाँ जी, तवील अरसे से
इकट्ठे रह रहे हाँ जी। हैं। और मैंने आप लोगों को सबसे पहले कोर्स कौन सा करवाया था? देखिए, हम लोगों को सबसे पहले जिंदगी में जो कोर्स था वो एटिकेट्स का था। एटिकेट्स का देखो फ्रेंच एम्बेसी करवाते थे। फ्रेंच एम्बेसडर की वाइफ थी एक्चुअली जो कि करवाते थे। और कितनी उम्र थी मेरे आपकी? ख्याल से मेरी उम्र गालिबन 14-15 साल की होगी। शमाइल मेरे से भी छोटा था। और उस क्लास के अंदर मजे की बात यह है कि मेरे स्कूल के जो प्रिंसिपल थे वो मेरे बैचमेट थे उस क्लास के अंदर। वो भी एटिकेट्स वहीं पे सीख रहे थे। तो फिर ये जो पुरानी जनरेशन ने उसने तो ठीक काम किया। देखिए, मैं जेनजी नहीं हूं। आप लोगों ने देखिए, हर किसी ने, लेकिन उसे हम सेम तराजू में नहीं तोल सकते। काफी दफा बहुत सारे इश्यूज भी आते हैं एजुकेशन के अंदर। जब अगर बच्चा परफॉर्म नहीं कर पा रहा इस मार्केट के अंदर, तो सवाल सिर्फ बच्चे से नहीं, एजुकेशन सिस्टम से होना चाहिए, उस्ताद से होना चाहिए, पॉलिसी मेकर से होना तो ये चाहिए। गटर जनरेशन नहीं है, कॉकरोच बिल्कुल जनरेशन। नहीं। आप देखिए, एक और डाटा मैं आपको बताता हूं जो बहुत मजे का है। ग्लोबली डाटा ये एक ऑन पेपर पड़ा हुआ है। ठीक है, इस पे ये है कि जो न्यू जॉब्स हैं, एंट्री लेवल जॉब्स हैं, जितना बच्चा ग्रेजुएट होके जो पहली जॉब लेने जाता है, उसमें पिछले 2 साल के अंदर 29 पॉइंट्स की कमी आई है। अगर एंट्री लेवल जॉब्स ही नहीं है, हम लोग वो भी क्रिएट करके नहीं उन्हें दे सक रहे, बाकी की अब एआई ले जाएगी, तो 29 से बहुत आगे जाएगा। तो उस बच्चे को हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्या करेगा? उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो उसे अच्छी जॉब नहीं मिल सकती। एक्सपीरियंस लेने के लिए मार्केट में जॉब्स नहीं है तो बच्चा नकारा ही बैठेगा ना। हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप के कोई इस तरह के वो हैं। एटिकेट्स भी नहीं हमने सिखाए। एटिकेट्स नहीं सिखाए गए। आज हम ना एटिकेट स्टार्ट करेंगे और जो हमारा लास्ट मिनट होगा ना उसके अंदर जो आपके बच्चे हैं उनके लिए हम एक छोटा मैसेज रिकॉर्ड किया करेंगे। तो वीडियो के एंड पे आपने अपने बच्चों को जरूर दिखाना है। रोज एटिकेट की एक चीज सिखाएंगे और सिर्फ बच्चे वही सीख जाएं तो मेरा ख्याल ये है कि 30 डेज 30 दिन के अंदर अंदर तहजीब और शाइस्तगी सीख जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अपने वीला की तरफ आते। आज आपने क्या करना है, क्या क्या बताएंगे? मेरे पास हाँ जी 2 टॉपिक्स हैं। एक तो नेटो के एयर स्पेस से रिलेटेड है कि यूरोपियन वॉर के अंदर क्या क्या हो रहा है, और दूसरा ट्रंप ने रात को एक ट्वीट किया था हमास से रिलेटेड के डी आर्मामेंट कर रहे हैं, गजा से रिलेटेड के डी आर्मामेंट का जो है वो हम लोगों ने एक बहुत मार्का मार लिया है, उसने पॉइंट्स पेश किए हैं, तो उस पर डिस्कशन। बिल्कुल ठीक है जनाब। आज का जो वील आ गया उसमें आपके सामने चीजें रखते हैं। तो मुल्क के अंदर बहुत बड़ी डिबेट चल रही है कि मुल्क के अंदर मार्शल लग रहा है। ये मार्शल अगर लग रहा है तो कब तक लगेगा, ये हम आपको इस वीलाक में बताएंगे। और नए सूबे जो हैं उनके लिए क्या किया जाएगा। मेरा ख्याल ये कि रेफरेंडम करवाया जा रहा है नए सूबों के लिए, क्या वाकई होगा या नहीं, ये भी आपको इस वीलाक में बताया जाएगा। और फौज ने दहशतगर्दों को धमकी दे दी है सीधी सीधी कि भाई साहब अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये करना पड़ेगा या फिर वो करने के लिए तैयार हो जाए। क्या है आगे चल के आपको बताएंगे। और ईरानी हमला जो है ना इसराइल का निकला है, ये एक बड़ी हौलनाक खबर है कि इसराइल जो है किस तरह इस्लामी दुनिया को आपस में लड़ाना चाहता है, ये भी आपको इस वीलॉग में बताया जाएगा। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें अगर अच्छी बात सदका जारिया होती है, अगर आपको ये वीलॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में भी लॉन्च कर दिया और साथ ही हम उसे अपनी वेबसाइट javed.com के ऊपर प्लेस कर रहे हैं। अनकरीब हम इसका एक पेड वर्जन भी लेके आ रहे हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। जब होगा तो डेफिनेटली आपको बताएंगे। इसके साथ साथ हमें टिकटॉक के ऊपर ज्वाइन कीजिए, हमारा ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कीजिए, हमें फेसबुक पे ज्वाइन कीजिए और हमारा ट्विटर अकाउंट उसको जरूर फॉलो कीजिए। आज की जो अहम तरीन खबरें वो आपके सामने रखते हैं, फिर उसके साथ फाइज के साथ हमारी डिबेट भी होगी। एक आज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब जो DGISPR हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके अंदर मैं भी वहाँ पे शरीक था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है जो उन्होंने कहा। और वहाँ पे उन्होंने ये बताया कि तकरीबन 4000 के करीब ऑपरेशन हुए हैं, जिनमें 31,000 ऑपरेशन 3100 ऑपरेशन 3000 मादर चाहता हूँ 40,000 ऑपरेशन हुए हैं, मतलब 4000 नहीं 40,000 ऑपरेशन हुए हैं। तादाद का अंदाजा लगा लें, जिनमें से 31,000 जो है वो बलूचिस्तान के अंदर हुए और KP के अंदर 7,177 यानी 7,177 ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुए। 40,000 ऑपरेशन मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया के किसी और मुल्क में इंटरनली इतने बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ रहे, आप सरहदों के अंदर भी लड़ रहे हैं और ये ऑलमोस्ट एक बड़ी जंग है, बहुत बड़ी जंग है। जो मैंने फिगर्स देखे हैं जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि ये तो फुल फ्लैज जंग है जो मुल्क के अंदर चल रही है। और इस वक्त जो हमारी फौज है उसे कौम की जरूरत है, कौम उसके पीछे खड़ी हो, क्योंकि फौजें नहीं लड़ती है, याद रखिएगा, कौमें लड़ती हैं। अगर सिर्फ फौज लड़ेगी तो हार जाएगी, कौम लड़ेगी तो कभी नहीं हारेगी। तो मेरी इस कौम से रिक्वेस्ट है कि आप हालात को अंडरस्टैंड करें और अपनी फौज के साथ, अपनी पुलिस के साथ, अपनी रेंजर्स के साथ खड़े हो, क्योंकि ये बाकायदा सीना अपना तान के दुश्मन के सामने खड़े हैं और दुश्मन आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहता है। साथ उन्होंने बताया कि 819 लोग शहीद हुए हैं इसके अंदर, आर्मी के 303 जवान शहीद हुए हैं। अब देख ले सबसे ज्यादा कुर्बानी जो है वो आर्मी ने दी है इसके अंदर।
जो सिविलियन है वो 322 से इसके अंदर शहरी शहीद हुए हैं, और जो दहशतगर्द है वो बहुत ज़्यादा तादाद में मारे गए हैं। 2084 दहशतगर्द जो हैं, ऑलमोस्ट हर रोज़ एक ऑपरेशन के अंदर जो है वो 10 दहशतगर्द रोज़ाना मारे जा रहे हैं। रोज़ाना जो ऑपरेशन है उनकी तादाद 194 है, 194, 200 ऑपरेशन डेली हो रहे हैं, और उसके अंदर कम से कम 10 दहशतगर्द जो है वो मारे जा रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि कितना बड़ा जो है वो ऑपरेशन है। और इसके साथ साथ एक जो दहशतगर्द है उनको वार्निंग दी गई है कि आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आपको ये दहशतगर्दी खत्म करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी, वरना हम आपको से ये छुड़वा के रहेंगे, आपको इस मुल्क के अंदर से साफ करके रहेंगे। साथ उन्होंने बताया कि इसके बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनके अंदर जो बलोच सरदार है वो भी इसके अंदर शामिल है, कि वो ये नहीं चाहते कि स्टेटस को टूटे, वो चाहते हैं कि जो लेवीज हैं उनके कंट्रोल में रहे, पैसा वफाक उनको देती रहे, और साथ साथ जो है सड़कें ना बने, स्कूल ना बने, लोगों को फैसिलिटीज़ हासिल ना हो, और उसी तरह जो एक गुलामाना सिस्टम था जो पुराने ज़माने में था वही चलता रहे। मैंगल्स हैं तो वो उनके जो बच्चे होंगे वो सरदार होंगे, और बाकी जो सारे हारी होंगे गुलाम होंगे, और अगर इसी तरह रिंद हैं तो वो दाएं बाएं जितनी रियाया है वो उनकी गुलाम है, और ये खुद जो है बादशाह शहजादे। तो ये वो चाहते हैं कि ये सिलसिला चलता रहे, लेकिन ये चलता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि रियासत ने ये फैसला किया है कि वो डायरेक्ट जो लोग बलोचिस्तान के उन सबको फैसिलिटेट करेंगे, उनकी मदद की जाएगी, और इन दहशतगर्दों को बिल्कुल, जिसको कहते हैं, हिलने नहीं दिया जाएगा। साथ ही इसके अंदर अफगानिस्तान का क्या एलिमेंट है, इंडिया का क्या एलिमेंट है, वो बड़ी डिटेल के साथ उन्होंने ब्रीफिंग दी। जो अगला वीलॉग होगा उसके अंदर हम इसके ऊपर डिस्कस भी करेंगे। साथ साथ एक जो बड़ा सवाल पैदा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, कल से जब मोहसिन नकवी साहब ने बात की है तो उन्होंने तकरीर करके उन्होंने कहा ये सिस्टम कोलैप्स कर गया हुआ है, ये बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ है, और अगर हमने इसको चेंज ना किया और नए हमने सूबे ना बनाए तो ये सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, और कॉकरोच पार्टी आएगी और हम उसको सामने फेस नहीं कर सकेंगे। इसका सवाल भी था एक, उसके अंदर जवाब उन्होंने दिया कि ये उनकी ज़ाती राय है मोहसिन नकवी साहब की, लेकिन गुड गवर्नेंस के बगैर ये पाकिस्तान नहीं चल सकता। तो मुझे महसूस ये हुआ कि बड़े लेवल पे ये अंडरस्टैंड किया जा रहा है कि गवर्नेंस जो है ये सिस्टम डिलीवर नहीं कर पा रहा, तो इसके लिए जो इंतजामी यूनिट्स हैं वो नए बनाने पड़ेंगे। अब मेरी जो ज़ाती रीडिंग है, ज़ाती इंफॉर्मेशन ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक रेफरेंडम होने लगा है, और उस रेफरेंडम में कौम से पूछा जाएगा कि क्या छोटे सूबे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और क्या इंतजामी यूनिट्स के साथ मामलात को शिफ्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और अगर आवाम वोट दे देती है, अगर आवाम रेफरेंडम के अंदर इसके हक में वोट दे देती है, तो फिर ये कानून साजी की जाएगी, इस आइन के अंदर तरमीम होगी, या फिर इस पूरे आइन को तब्दील किया जाएगा, और पाकिस्तान के अंदर छोटे यूनिट्स जो हैं वो बनाए जाएंगे, इंतजामी यूनिट्स, लेकिन उनके अखराजात इंतहाई कम रखे जाएंगे, और मॉडर्न वे से उस सारी चीज़ों को चलाया जाएगा ताकि मामला जो उनको कंट्रोल किया जा सके। मुझे लगता है कि ये जो मूवमेंट है ये तेज होने वाली है, और सियासतदानों के मुंह से अनकरीब आप इसके हक में बयान सुनेंगे। सबसे पहले मियां आमर साहब जो दुनिया ग्रुप के चीफ हैं उनकी तरफ से, क्योंकि उन्होंने पूरा एक सेटअप बनाया हुआ है, और सबसे पहले आवाज़ ही उन्होंने उठाई थी। आज अलीम खान साहब से मैं उनकी ट्वीट देख रहा था कि उन्होंने इसको सपोर्ट किया है। अनकरीब आप देखेंगे सारी पोलिटिकल पार्टीज जो है आपको सपोर्ट करती हुई नजर आएंगी, और उसके बाद रेफरेंडम के बाद कानून साजी, और उसके बाद मुझे लगता है कि अगले साल के शुरू के अंदर पाकिस्तान के अंदर नए सूबे बन जाएंगे, क्योंकि ये वाकई पाकिस्तान की ज़रूरत भी है। इसके साथ साथ जनाब ये एक क्लेम इस वक्त पैदा हुआ है कि शायद पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लग रहा है। मेरा ख्याल है मार्शल लॉ बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि इस सूरत हाल के अंदर मार्शल लॉ लगाना उससे बड़ी हमाकत कोई नहीं होगी। एक बहुत बड़ी सियासी हमाकत होगी पाकिस्तान के अंदर, जिसकी इस वक्त कोई गुंजाइश नहीं है। जब सिस्टम ठीक चल रहा है, एक पेज है, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर, मेरा नहीं ख्याल कि एस्टैब्लिशमेंट को किसी जगह से मिलेगा दोबारा। तो इतना आइडियल प्राइम मिनिस्टर हो, रजिस्ट ना करता हो किसी जगह पे, सपोर्ट करता हो बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिशमेंट को, और उसके साथ फील्ड मार्शल जो हैं उनकी सफारतकारी वो पूरी दुनिया के सामने है। पाकिस्तान के अंदर जो एक बाहर से सरमाया आना वो शुरू होने लगा है। सऊदी अरब जो है, कुवैत है, इसके अलावा बाकी इस्लामी मुल्क है, उनसे पाकिस्तान को बहुत अच्छे पैसे मिलने वाले हैं, और ये पैसे ऐसे होंगे जिससे पाकिस्तान की इकानमी बेहतर हो सकती है। और साथ ही अगर आप इसकी बुनियादें पाकिस्तान की ठीक कर लेते हैं तो सबसे अच्छा टाइम है। मार्शल लॉ लगाने की क्या ज़रूरत है, तो ऐसा मुझे नहीं लगता, और ना ही ये गवर्नमेंट चाहते हुए नजर आती है, क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट चली गई तो एक ऐसा क्यास, एक ऐसा बहरान होगा जिसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होगा। इसके साथ साथ दो चार खबरें और हैं, मैं अगर आप कहते हो तो ये, या फिर आपका स्टार्ट करें। जैसे आप कहते हैं, जैसे बेहतर आपको लगे। अगर एक तो कतर से एलएनजी आ गया जी पाकिस्तान के पास, और एक स्पॉट बेसिकली होती है स्पॉट मार्केट, वो पाकिस्तान ने उससे नहीं खरीदा क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा था। $22 जो था MMBTU था, जो टू मच था पाकिस्तान के लिए, तो कतर से ही मंगवाई गई, और इसे ईरान ने अलाउ कर दिया। तो आज 31 जुलाई है, ये पाकिस्तान के अंदर करीब पहुंच गई हुई, तो गैस का बहरान तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने सऊदी अरब की हमायत कर दी। उन्होंने कहा कि इराक के ऊपर हमला जो है वो सऊदी अरब जो है उसका हक़ दिफा है,
और ये पाकिस्तान की दफ्तर खारजा की तरफ से स्टेटमेंट दी गई है, तो इसका मतलब है पाकिस्तान सऊदी अरब के अटैक को जो उसने इराक के ऊपर किया है उसको सपोर्ट कर रहा है और ये सऊदी अरब के साथ खड़ा है, जो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ अमेरिकी सेनेट के अंदर आज एक करारदाद पास हुई है और जो रिपब्लिकन्स हैं उन्होंने बचा लिया डोनाल्ड ट्रंप को, और ये करारदाद जो है पेश इसलिए की गई है कि ईरान की जंग बंद करे फौरी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप। वोटिंग हुई, उसके अंदर जो करारदाद के हक में 49 वोट पड़े और 50 वोट डोनाल्ड ट्रंप साहब को पड़े, तो एक वोट से ये जंग बच गई है, ये नहीं गई, वरना काम इसका खासा खराब था। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो फटा चल रहा है आज़ाद कश्मीर के अंदर, वो मोहसिन नकवी साहब ज़ाहिर एक पैगाम लेके गए असफ अली जरदारी साहब के पास, और उसके बाद दोनों के दरमियान सुलह हो गई और ये फैसला किया गया कि दोनों ज़्यादा शोर शराबा नहीं करेंगे, सिस्टम को नहीं हिलाएंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना कुछ ना कुछ सीटें हासिल करने में कामयाब हो गई हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इलेक्शन हो कैसे रहा है वहाँ पे, ये बस आप मैं कुछ ना कुछ पूछें आप। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो कुछ आवाज़ लगाई है उसका उनको फ़ायदा बहरहाल हो रहा है। इसके साथ साथ जनाब मिस्र के ऊपर जो अटैक हुआ था, 2 उनके जहाज़ों के ऊपर ड्रोन अटैक हुआ था, और अब्बास अराक्ची साहब ने इसे इसराइल का कारनामा करार दे दिया। उसने कहा जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था ये मिस्र के ऊपर, मिस्र हमारा इत्तेहादी है, हमारा भाई है, हम उसके ऊपर क्यों हमला करेंगे। और साथ ही क्योंकि मीडिया मिस्री मीडिया उसने भी ये आवाज़ उठाई थी कि ईरान की तरफ से हुआ है, तो मिस्री गवर्नमेंट ने इसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी ईरान का इसके अंदर कोई अमल दखल नहीं। तो अब्बास अराक्ची साहब ने कहा है कि तमाम इस्लामी मुल्क जो है उन्हें अपनी आंखें खोलनी चाहिए, क्योंकि इसराइल नहीं चाहता कि ये मामला जो हैं कंट्रोल हो सके। तो वो ये भी खबर आपके सामने आ गई। इसके साथ साथ ईरान ने कुवैत के ऊपर हमला किया है, अहमद अल जाबर एयर बेस है उसके ऊपर हमला हुआ, ड्रोन से हमला हुआ। फिर ईरान ने कहा कि हैंगर्स हमने तबाह कर दिए हैं, और साथ सैटेलाइट का मवासलाती सिस्टम जो है उसको तबाह कर दिया है, फिर गोदाम तबाह कर दिए हैं, और फिर फ्यूल डिपो जो है उसको उड़ा दिया, और बाकायदा फुटेजेस जारी की गई है। उर्दन के अंदर एक मोफिक के नाम का एक एयरबेस है, उसके अंदर F-35 थे, हैंगर्स था, उसको उड़ा दिया ईरान ने, और उसकी तस्वीर भी जारी की है। बहरीन के अंदर शेख ईसा एयरबेस है, और उसके अंदर आरिश ड्रोन से उनको तबाह किया है। फिर उसका पावर जनरेशन सिस्टम है और नेविगेशन सिस्टम है। ईरान ने कहा है जी हमने भरपूर हमला किया, और एक बार अमेरिका को लग पता गया जो हमने इनके साथ किया है। इसके साथ साथ सऊदी अरब जो है 14 रुकनी फोर्स बना रहा है, जिसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल है। इसके साथ मिस्र है, बहरीन है, बांग्लादेश है, जिबूती है, उर्दन है, कुवैत है, नाइजीरिया है, कतर है, सोमालिया है, सूडान है, यमन है। और ये बेसिकली रेड सी के लिए बनेंगी, जो रेड सी की हिफाजत करेगी, बाबुल मंदब की हिफाजत करेगी, और जो खलीज अदन है जहाँ पे सऊदी के बैक्ड गवर्नमेंट है, इसको साउदर्न यमन भी कहते हैं, तो वहाँ के ऊपर उसकी भी हिफाजत करेगी। तो एक बड़ी फोर्स जो है वो बन रही है जनाब। तो अब हम 2 खबरों की तरफ आते हैं जो अहम है, और ये दोनों खबरें जो हैं ये फाइज के पास हैं। तो काकरोचों की तो बहुत ज़्यादा तारीफ करता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और बोर्ड ऑफ पीस जो है वो गजा का इंतजाम संभालने के लिए तैयार हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक ट्वीट दे दी है कि जनाब हमास को डिसआर्म किया जा रहा है, और उसके ऊपर एक फटा पड़ गया। 15 रुकनी कमेटी है जो अभी गजा को चलाएगी। तो सूरत हाल क्या है जनाब, बताइए। अच्छा, इस पे उसने डिसआर्मामेंट की डील जो है वो पेश की है, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही है, गैर मुसल्लह सरों को किया जाएगा। और ये जो है ये स्टेज बाय स्टेज होगा। पहली बात तो ये है कि एग्री इस चीज़ पे हुआ है कि वो अपने आर्म्स हैंड ओवर करेंगे, और वहाँ से इसी तरह से इजरायली फोर्सेस जो हैं वो बैक पे मूव करती जाएंगी। अब इसके अंदर लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से बाकी लोगों को भी पसंद नहीं आएंगी। सबसे पहली चीज़ तो ये कहा जा रही है कि जो सारे आर्म्स हैं, एक तो इजराइल को उन्होंने नहीं देने, हैंड ओवर इजराइल को नहीं करने, ये वहीं पे रहेंगे, और इनको टेकअप करेगी PPF, पैलेस्टीनियन पुलिस फोर्स एक क्रिएट की जाएगी, वो करेगी। और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो है जिसके अंदर 5000 तकरीबन लोग हैं वो टेकअप करेगी। जी ऐसा ही है, वो 5000। और पैलेस्टीनियन पुलिस फोर्स जो है जो कि टेकअप करेगी इस सारी सिक्योरिटी को, वो वेट होगी इजराइल से, यानी कि उसके अप्रूवल्स जो हैं वो इजराइल से मिलेंगे, और तब होगा। अब कहा यह जा रहा है कि एक दफा दोनों पार्टीज इसे साइन कर देती हैं तो 14 दिन का टाइम पीरियड होगा, जिसके अंदर सबसे पहले तो हमास आइडेंटिफाई करेगा कि उनके पास कितनी एम्यूनिशन है। सेकंड फेज के अंदर वो अपनी जितनी भी टनल्स और जितनी फैक्ट्रीज उन्होंने सेट की हुई थी उनका बताएगा, उन्हें खत्म किया जाएगा, और इस तरह से आगे मूव करेंगे। बीच में एक जगह पे खबर ये भी आती है कि ईरान ने शायद थोड़ा सा पुश किया था कि इनकार करने पे, हमास से कहा था इनकार करते हैं, लेकिन हमास ने गवर्नमेंट अपनी खत्म करके वो चाहता है कि सरेंडर कर दे। बिल्कुल ऐसे ही है, और हमास और उसके साथ बाकी भी जितने इस तरह के आर्म्ड मिलिशियाज हैं वो सारे इस चीज पे हैंड ओवर कर रहे होंगे। दूसरा सवाल अब जो आता है कि इजराइल के एंड से इस चीज पे कोई फॉर्मली अभी तक बात नहीं हुई, उसने अप्रूवल नहीं दिया, उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया, बल्कि उनके एक मिनिस्टर को तो ये कहना है कि बिल्कुल हम लोग रद्द करते हैं, ये पॉइंट से नहीं है। और ना ही नेतन्याहू अभी जब यूएस गया था तो ऐसी कोई चीज डिस्कस हुई है। सवाल अब आपके लिए जो मैं छोड़ना चाहूंगा वो ये है कि अगर इजराइल इससे बैकआउट कर जाता है तो क्या ट्रंप
नेतन्याहू को प्रेशराइज करेगा? नहीं, ये बड़ा डिफिकल्ट काम है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब ये गजा पीस बोर्ड बना था तो सबसे पहले पाकिस्तान से कहा गया था कि आप अपनी आर्मी भेजें और असला जो हमास से हमें लेके दें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि गजा के अंदर है टनल्स, और बिल्कुल ये ऐसे सारे टनल्स के अंदर उन्होंने असला रखा हुआ है, सारी ट्रेनिंग्स वगैरह अंदर ही वहां पे अंदर है। होती है और उसे ट्रेस नहीं कर पाए ये बिल्कुल। और ऐसे ये ही है। पाकिस्तान फौज से काम लेना चाहते थे, पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा जी अगर पीस के लिए हमें बुलाएंगे हम आ जाएंगे, लेकिन डिसआर्म करने के लिए या इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हम बिल्कुल नहीं आएंगे। तो पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। अब ये खुद एक फोर्स बना रहे हैं बिल्कुल। और हमास को ये पुश कर रहे हैं कि जी आप खुद ही असला दे दें, क्योंकि अंदर जो फौज भी जाएगी ना हमास वाले और अच्छा। दूसरे लोग उसको पेंटा लगाएंगे। अभी भी इसराइल क्योंकि यही कहता है कि ये चाल है हमास की, और वो यही चाहते हैं कि इन 14 दिन के अंदर एम्यूनेशन हैंडओवर हो और वो टनल्स भी हैंडओवर हो जहां पे ये सारा कुछ हो रहा है। वेरी डिफिकल्ट है ये सर, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो ये मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये बड़ा क्राइसिस एक नया पैदा होने वाला है। ऐसे ही है। अब उसको देखते हैं कि इसराइल कैसे उसको हैंडल करता है, क्योंकि इसराइल ने सारा कब्जा किया हुआ सारे इलाकों पे। बिल्कुल उसके ऐसे। 3 जोन है उसके, मेरे हाँ ख्याल जी। 3 जोन्स हैं, और हमास ये कह रहा है जी कि इनको निकालें आप हाँ। और उसके बाद आप सब कुछ ले लें और यहाँ पे पीस कायम करें। इसराइल कहता है कि नहीं जी पहले हमास से असला लिया जाए, बिल्कुल ऐसे ही फिर है, फैसला करें, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे। वैसे तो हमास को मारना चाहते और हैं ये ना। स्टेज बाय स्टेज मूव भी करेंगे तो ये येलो लाइन तक मूव करेंगे एक्चुअली, उससे बियॉन्ड नहीं मूव कर रहे वो सारा होंगे। इलाका तो ऑलमोस्ट समझो 33% इलाका तो उसके ऊपर काबू। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन फिर भी एक मूवमेंट इसमें हुई है कि वो एग्री कर गए हैं, क्योंकि इससे पहले तो 2 साल से यही था, सब लोग यही कहते थे कि ये कभी भी डिसआर्म नहीं करेंगे अपने आप को। अब वो एग्री कर गए हैं, तो देखना है जो हमास कर ऑपरेसर गया है बस, उसकी जो, वजह है कि लोग बहुत मरे वहां पे, बिल्कुल ऐसे ही है। और लोगों ने ना अब हमास को हेट करना शुरू कर दिया वहां पे। ये भी एक वो वजह। इंटरनली भी काफी सारी ऐसे मिलिशियाज बने जो हमास के अगेंस्ट भी कर रहा होता है, जो उसमें भी रेस किया गया कि उन्हें भी डिसआर्म किया जाएगा, जो हमास के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं उन्हें भी डिसआर्म करेंगे। अच्छा, दूसरी खबर क्या है? अच्छा, दूसरी जो है जो रात को पोलैंड के ऊपर अटैक हो गया। एग्जैक्टली, पोलैंड के ऊपर अटैक हुआ है एक खेत में। वैसे तो मिसाइल गिरा है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये रात को रशिया के तरफ से जो यूक्रेन पे हमला किया गया है उसमें से एक मिसाइल, डोनाल्ड टस्क जो कि पोलैंड से हैं, वो गए प्रेसिडेंट, उन्होंने देखा भी और उन्होंने कंफर्म भी किया है कि ये रशियन मिसाइल ही था, जो कि KH-101 था, क्रूज मिसाइल जो है उनका। और लेकिन मुश्किल बात जो है वो ये है कि पोलैंड जो है वो नेटो में क्योंकि फॉल करता है, और नेटो की एयर स्पेस जो है वो वायलेट हुई है। अब इस टाइम पे नेटो ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं उस सारे रीजन के अंदर एक्टिव कर दिए हुए हैं, और आगे हो सकता है कि वो आर्टिकल 4 या आर्टिकल 5 की तरफ जाएं, यानी कि या तो वो सब मिल बैठ के डिस्कस करेंगे जी सिचुएशन बनी, इसका क्या रिजल्ट। एग्जैक्टली। और हो सकता है, क्योंकि अब देखने में ये लगता है कि इस वॉर के अंदर या वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर एस्केलेशन लाजमी नहीं है कि जानबूझ के हो। अब ये देखने को आ रहा है कि किसी गलती की वजह से भी एस्केलेट हो सकती है और नेटो फोर्सेस भी इस जंग के अंदर। अच्छा, इसका होता है कि जब आप किसी को अटैक करते हैं ना, तो आप दूसरे मुल्कों को टेस्ट करने के लिए भी एक आध मिसाइल दाएं बाएं फेंक देते हो कि दूसरे मुल्क क्या रिएक्ट कैसे करेंगे। जैसे इजिप्ट के ऊपर 2 ड्रोन करा के 2 जहाजों को आग लगा के रिएक्शन चेक किया गया। एग्जैक्टली। और सेम इसी तरह अगर ये पोलैंड के अंदर गिरा है तो उसका मतलब ये हुआ कि ये नेटो ममालिक जो है उनका रिएक्शन चेक करना चाहता है रशिया। अगर ये उसको बर्दाश्त कर जाते तो आगे फिर आते होते रहेंगे, और अगर बर्दाश्त नहीं करते तो फिर रशिया को बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। लेकिन उस पर एस्केलेट भी हो सकती हैं चीजें, अगर ये लोग इस चीज में मान जाते हैं कि इट्स वंस फॉर ऑल, और कि अगर एक पे हमला है तो हम सब पे हमला मानेंगे उसे। बिल्कुल सही बात है। लो जी, खत्म हो गया वीलॉग, लेकिन हमने एक आपसे वादा किया था कि जो हमारे अगले वीलॉग्स होंगे उसके अंदर हम एटिकेट्स की बात डेफिनेटली करेंगे। जब भी आप बेटा किसी के साथ आप कनेक्ट करते हो ना, किसी दूसरे बंदे के साथ, तो 3 स्टेप्स होते हैं कनेक्ट करने के। सबसे पहला दुआ होती है, दूसरा एनर्जी होती है, और तीसरी हेल्प होती है। इससे दूसरा आदमी कनेक्ट करता है। मसलन अब गोरे जो क्या कहते हैं गुड मॉर्निंग, अब ये गुड मॉर्निंग क्या दुआ है और तो कुछ भी नहीं। हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम क्या है? दुआ है। यानी जब आपने किसी से कनेक्ट करना है तो ये नहीं कहना हाय हाँ जी क्या हाल है, ना ना, सबसे पहले पूरी दुनिया का ये फार्मूला है एटिकेट्स में कि सबसे पहले दुआ से, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, देखें दुआ है ये सारे हैं। हैव अ गुड डे, ये देखें ये है दुआ है। तो आपने अहलन व सहलन जो होता है अरबी के अंदर, खुश आमदेद, ये देखें दुआ है। तो स्टार्ट दुनिया में जब भी कम्युनिकेशन होती है वो होती है दुआ से। आपने जब भी किसी अजनबी से मिलना है, किसी से मिलना है, सबसे पहले अच्छा प्लीजिंग वर्ड, दूसरा एनर्जी इसके अंदर आनी चाहिए। ऐसे नहीं अस्सलाम वालेकुम, ये नहीं, अस्सलाम वालेकुम, एनर्जी। जब ये एनर्जी जाएगी दूसरे आदमी के पास तो उसको अच्छा लगेगा, वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। और तीसरा आपने अपनी हेल्प अपनी तरफ से उसको ऑफर करनी है, फिर वो मुतवज्जह होगा, उसे कहेगा जी आप काम कर रहे हैं बहुत अच्छा, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। जब आप ये कहेंगे ना तो वो प्लीज हो जाएगा, बजाय इसके कि ये कप मुझे दे दें, अस्सलाम वालेकुम मुझे कप दे दे, ये तो आपने मुतालबा कर दिया ना। तीसरी चीज जो ना हेल्प होती है कि आपको कोई और, मसलन फर्ज करें कि कप उठाना है, एक वेटर ने कहेगा आपको कोई और चीज तो नहीं चाहिए सर, देखिए हेल्प, ठीक है मैं आपके लिए कुछ और लेके आऊँ,
ये हेल्प, वो कहेगा नहीं ठीक है आई एम डन, तो फिर आप उसका कप उठा के ले जाएं। तो तीसरा जो होता है ना, आपने हेल्प ऑफर करनी है, तो ये एटिकेट्स के अंदर होता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ही बंदे से मुतालबा कर देंगे तो आपकी कभी भी उसके साथ कम्युनिकेशन क्रिएट नहीं हो सकेगी। तो एटिकेट नंबर 1, इसका हम अलग एक छोटा सा क्लिप भी बनाने लगे हैं ताकि आपको फायदा और इसका होगा। एटिकेट नंबर 1। बहुत शुक्रिया, अगले वीलॉग में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।